Hello students, welcome to online classes. As you know, earlier we have completed our topic that was the development of male gamete. So now today we will studying in detail about the structure of megasporophyll and typical ovule, what is the type of ovule, how many types of ovule are there, and then we will be continuing the megasporogenesis and the development of embryo. So we shall proceed. Now as you can see, I have already mentioned here the pistil. What is pistil? First of all, I would like to tell you that pistil is also known as the carpel or the megasporophyll, and most importantly, pistil is the gynoecium or gynoecium megasporophyll that represents female reproductive part of flower. पिस्टल वो पार्ट होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि मेगास्पोरोफिल, कार्पल और पिस्टल. एज यू कैन सी, आई हैव मेड द डायग्राम ऑल्सो. दिस इज द डायग्राम. है यू कैन सी द 3 parts are there. Means a pistil consists of 3 parts, or a pistil has 3 parts. First is stigma, second is style, and the third one is ovary. So you can see I have mentioned here, I have made the diagram of stigma, style and ovary. So one by one we will be just understanding it. What is a stigma? It is the terminal disc-like structure which receives the pollen grains. Means स्टिग्मा जो होता है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं, अपनी तरफ लेते हैं. ओके. स्टाइल क्या होता है? स्टाइल वो इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है जहाँ से स्टिग्मा और ओवरी जुड़े रहते हैं, मीन्स अटैच रहते हैं. ओके. तो ये बात हो गई हमारी स्टाइल की. अब बात आती है हमारी लास्ट, दैट इज ओवरी. ओवरी क्या होती है? ये एक ऐसा स्वेलिन बेसल पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स फॉर्म होते हैं, मतलब ओव्यूल्स बनते हैं. ओके. सो नाउ वी जस्ट बी कंसंट्रेटिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेगास्पोरेंजियम. मतलब अभी हमने ये बताया आपको कि ओवरी क्या होती है. ओवरी वो स्वेलिन बेसल पार्ट है जो कि क्या बियर करता है? ओव्यूल. अब आप ये पूछेंगे कि ओव्यूल क्या होता है, तो ओव्यूल भी मैं आपको अभी बताती हूँ डायग्राम की हेल्प से. Okay student, so as we have understood that what is ovary, that it was the swollen basal part which bears ovule. मतलब कि ऐसा swollen basal part जिसके अंदर की ovules बनते हैं. अब आप ये कहेंगे कि ovule क्या होते हैं. So जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये 2 डिस्टिंक्ट पार्ट से मिलकर बना होता है. वो डिस्टिंक्ट पार्ट कौन से होते हैं? 2. एक शॉर्ट फ्यूनिकल और बॉडी. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है, दिस इज शॉर्ट फ्यूनिकल, छोटा सा फ्यूनिकल होता है और पूरी बॉडी होती है. ओके. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जो बॉडी को, यानी कि ये जो पूरी बॉडी है, इस बॉडी को हमारे फ्यूनिकल से जोड़ता है. तो जहाँ पर ये बॉडी और फ्यूनिकल जुड़ते हैं वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहलाता है हाइलम. क्या कहलाता है? हाइलम. HILUM. Okay, so here I have also written, so you can just pen down also, the point of attachment of the body to the funicle is known as hilum. Means ovule क्या है हमारा? मेगास्पोरेंजियम है. ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है. 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स पाए जाते हैं इसमें. एक होता है शॉर्ट फ्यूनिकल और होता है बॉडी. ओके. वो पॉइंट जहाँ पर बॉडी फ्यूनिकल से जुड़ता है वो पार्ट कहलाता है हमारा हाइलम. अब सबसे पहले बात आती है इसके कुछ लाइक इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर आपको बनाया हुआ है और वो आपको विजिबल भी हो रहा है. ओके. सो सबसे पहले बात करते हैं हमारी न्यूसिलस की, जो कि चेलिजल एंड पर पाया जाता है, चेलिजल एंड के नीचे, चेलिजा के नीचे. सो न्यूसिलस होता क्या है? ये एक ओवल और एक ओवल स्ट्रक्चर होता है जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बना होता है. यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इट इज़ ओवल एंड कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स. ये क्या फॉर्म करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को. ये नरिशमेंट, इट फॉर्म्स नरिशमेंट टिश्यू
फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि ये नरिशमेंट टिश्यू बनाता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट टिश्यू देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसके सेल्स जो होते हैं इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल हमेशा रहता है। तो ये तो बात हो गई हमारी न्यूक्लियस की। क्या बात हुई कि ये एक ओवल स्ट्रक्चर है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनता है। इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सेल्स के पास जो है रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। अब बात आती है दूसरी चीज़ की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि है आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट। तो हम अगर बात करें इंटीग्यूमेंट की तो इंटीग्यूमेंट क्या होता है? न्यूक्लियस जो है 1 to 2 लेयर सेल्यूलर जो एक क्या कहना चाहिए कोटिंग होती है उससे घिरा रहता है, उससे सराउंड रहता है, उससे कवर्ड रहता है। तो वो जो है वो हमारा इंटीग्यूमेंट कहलाता है। अब इंटीग्यूमेंट का रोल क्या होता है? ये बेसिकली जो अंदर के ओव्यूल्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, दे प्रोटेक्ट इनर टिश्यू ऑफ द ओव्यूल। अब अगर हम बात करें तीसरी चीज़ की तो हमारी तीसरी चीज़ जो है वो आती है चेलेजा। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है वो चेलेजा है। तो चेलेजा को मैं बताती हूँ अभी लिखकर कि चेलेजा एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, जैसे मैंने बोला आपको कि अब हम चेलेजा के बारे में पढ़ेंगे। तो चेलेजा क्या होता है? ये एक बेसल पार्ट होता है न्यूक्लियस का जो कि स्वेलन होता है, जिसको कि हम चेलेजा कहते हैं। यानी कि ये न्यूक्लियस का बेसल पार्ट होता है जो कि स्वेलन होता है, जिसको कि हम चेलेजा कहते हैं। अब बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की, यानी कि फोर्थ टॉपिक की, जो किया है हमारा माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे आपको माइक्रोपाइल जैसे कि क्या होता है इंटीग्यूमेंट्स जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर हमारा माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। यानी कि एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ये जो पार्ट है ना ये वाला, लाइक आई विल शो यू, दिस पार्ट इज नोन एज माइक्रोपाइल। वेट, मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए ये जो हमारा पार्ट होता है ये तो हमारा फीनिकल हो गया। ओके, यहाँ पे जो एक स्मॉल ओपनिंग सी दिखाई दे रही है ये जो पार्ट होता है वो हमारा माइक्रोपाइल कहलाता है। ओके, तो क्या है इसकी क्या डेफिनेशन है या क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स के एपेक्स पे जो ओपनिंग पाई जाती है वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा माइक्रोपाइल कहलाता है। अब माइक्रोपाइल का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो पॉलन ट्यूब एंटर करेगा ना वो माइक्रोपाइल अपर्चर के थ्रू ही करेगा। मीन्स माइक्रोपाइल एंटर्स द एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब जाएगा कैसे? उसको एक पाथ चाहिए, एक वे चाहिए, तो वो जो होता है वो माइक्रोपाइल अपर्चर के थ्रू होता है। तो ये इसका काम होता है। अब बात आती है हमारी मेन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा एम्ब्रियो सैक, जिसे आगे जाके हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे। तो हमारा एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक जो होता है मेनली वो न्यूक्लियस में एम्बेडेड रहता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो ये जहाँ पर चेलेजा एंड होता है ना उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे हमारा माइक्रोपाइल एंड होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये एम्बेडेड रहता है न्यूक्लियस में जो कि माइक्रोपाइल एंड पे होता है। और ये एक ओवल एम्ब्रियो सैक होता है जिसको कि हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और आगे जाके यही जो एम्ब्रियो होता है ये बहुत सारे ओव्यूल्स कंटेन करता है। इट कंटेन्स एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो कंटेन करता है जो कि आगे जाके किस में डेवलप हो जाते हैं? दे डेवलप्स इनटू द सीड। अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स की कि कैसे कैसे टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। एज यू कैन सी आई हैव मेड अ डायग्राम ऑफ अ ओव्यूल, टिपिकल ओव्यूल। और ये जो टिपिकल ओव्यूल है इस टिपिकल ओव्यूल को हम एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। तो अब हम फर्दर 6 टाइप के ओव्यूल्स आगे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड we will discuss now the types of ovule. So as you can see I have made 4 kinds of ovule here and rest of the 2 I will make later on. So first of all we will discuss the first ovule, that is orthotropous. So as you can see I have made figure also. The orthotropous type of ovule looks like this. Okay, so इसमें होता क्या है? इसमें तीनों ही चीज़ें मीन्स द फ्यूनिकल, चेलेजा एंड द माइक्रोपाइल, ये तीनों ही एक ही वर्टिकल लाइन में लाए करते हैं, यानी कि आपको ऐसा दिखा ही दे रहा होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल आप पेन डाउन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है वॉलनट और पॉलीगोनम।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस क्या होता है, इसमें जो हमारा फ्यूनिकल होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फ्यूनिकल क्या है, ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, और ओव्यूल जो होता है हमारा थोड़ा सा इन्वर्टेड टाइप का होता है, और वो क्या करता है, माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू द हाइलम, और यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम के बिल्कुल बराबर में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं, ग्राम और पी, यानी कि मटर में, और ग्राम यानी कि चना में इस टाइप का ओव्यूल दैट इज एनाट्रोपस हमें देखने को मिलता है। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे पिस्टल या फिर कार्पल के बारे में, तो जो जिस ओव्यूल का मैंने एनलार्ज डायग्राम बनाया था वो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है, जो कि टिपिकल ओव्यूल है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, ओके, एम्फीट्रोपस क्या होता है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो लाइज ट्रांसवर्सली एट 90 डिग्री। ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा, इस तरीके से जो 90 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं, इस तरीके से ऐसे हमारा लाया करता है। ओके, सो इसमें क्या होता है, ओवर द स्टॉक के ऊपर। इसमें एग्जाम्पल आप पेन डाउन कर सकते हैं, सिट्रस और लेमन। फोर्थ जो है हमारा वो है हमारा केम्पाइलोट्रोपस। अब केम्पाइलोट्रोपस क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, जो हमारा केम्पाइलोट्रोपस होता है वो उसका जो ओव्यूल होता है वो बेंड हो जाता है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे बेंड है, इस तरीके से बेंड हो जाता है। तो बेंड हो जाने के बाद ये शेप जो ले लेता है वो शेप लेता है हॉर्स शू शेप की। ओके, हॉर्स शू शेप इसकी हो जाती है लाइक हॉर्स शू, और इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा मस्टर्ड। अब मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज हेमिट्रोपस एंड सिसिलोट्रोपस। Okay, continuing with our fifth ovule that is hemitropus. As you can see, I have made the figure of this type of ovule that is hemitropus. इसका जो ओव्यूल होता है वो बिल्कुल एनाट्रोपस की तरह ही होता है, बस इसका जो एम्ब्रियो सैक का जो शेप होता है बस वो चेंज हो जाता है, वो हॉर्स शेप हो जाता है। ओके, तो इस तरीके का हमारा ओव्यूल दिखाई देता है हेमीट्रोपस में, और इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं, कैप्सुला। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज सर्सिनोट्रोपस। अब सर्सिनोट्रोपस आपको थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू अंडरस्टैंड इजीली देन you'll बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो सर्सिनोट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है वो शुरुआत में तो कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस जैसे ही रहता है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल हमने पढ़ा था, जिसमें तीनों ही चीज़ें यानी कि फ्यूनिकल, चिलिजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन में लाए करते हैं इन अ वर्टिकल मैनर। ऐसे ही इनिशियली पहले सर्सिनोट्रोपस का जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस जैसे ही होता है, लेकिन लेटर ऑन बिकम्स इन्वर्टेड, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इन्वर्टेड हो जाता है। वो क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूनिकल वाला पार्ट होता है उसमें यूनिलेटरल ग्रोथ आ जाती है। अब यूनिलेटरल ग्रोथ कैसे, इस तरीके से ग्रोथ होना शुरू होती है, लेटरल ग्रोथ। ओके, सो यूनिलेटरल ग्रोथ जब शुरू होती है तो ये जो हमारा ओव्यूल है, मतलब जो हमारा सर्सिनोट्रोपस का ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस होता है पहले, और फिर बाद में वो इन्वर्टेड हो जाता है फ्यूनिकल के अंदर यूनिलेटरल ग्रोथ होने की वजह से। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस chapter, that is flowering plants, means angiosperm, the reproduction in flowering plants, that is megasporogenesis. So let us just proceed. ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, कि प्रोसेस क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस का। तो समझिए, बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से बनने का जो प्रोसेस होता है जिससे मेगास्पोर्स बनते हैं वो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन जो कि मेगास्पोर मदर सेल से होता है, जिसको कि हम एमएमसी भी बोलते हैं, वो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब बात आती है कि इनके अंदर का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, किस तरीके से जो हमारा एम्ब्रियो सैक है यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो यंग एम्ब्रियो होता है, बहुत यंग एम्ब्रियो सैक जो होता है, उसके अंदर दो लेयर्स पाई जाती हैं। एक लेयर होती है जो कि कहलाती है एपिडर्मिस, और दूसरी जो अंदर वाली लेयर होती है वो
पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है, जो कि कहलाती है हाइपोडर्मिस. ओके, सो ये जो हाइपोडर्मिस होती है, यानी कि ये जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, ये आगे जाके डिवीजन करते हैं. इनके अंदर डिवीजन होता है, डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो उसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड नहीं होता. इट डजंट गेट्स डिवाइड, बट द डेंस साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स गेट डिवाइडिंग. व्हेन द डेंस साइटोप्लाज्म गेट्स डिवाइडिंग, देन इट्स मेक अ सेल दैट इज नोन एज archisporial cell. As you can see, I have mentioned here and made the diagram of archisporial cell. Means there are two types of layers. That is means the young embryo forms the two types of layers, that is epidermis and the inner cell, which is made up of parenchymatous cell, that is hypodermis. And then the hypodermal cells consist of dense cytoplasm and prominent nucleus, but the dense cytoplasm divides and the prominent nucleus doesn't divide further, so it forms the cell that is archisporial cell. Then archisporial cells divides to form two types of cells. Then the division takes place in archisporial cell and it forms two cells. Two types of cells are, the first one is the primary parietal cell. As you can see, I have mentioned here and made this. This is the primary parietal cell. Yes, this is primary parietal cell and this is sporogenous cell. Okay, so the two types of cells are formed, that is primary parietal cell and primary sporogenous cell. Then the primary parietal cell further forms the layers of cheliza and micropyle. So here what we understand, on the other hand, sporogenous cells divides by the process of meiosis. So the primary parietal cells remains the constant at the micropylar end and the chelyzal end, and they doesn't divide. But the sporogenous cells, they further get divides and forms the four haploid megaspores in this form, and that is known as the megaspore tetrad. They forms the megaspore tetrad. Then further division takes place and these three types of megaspores, they degenerate and only one megaspore is left out. The upper three cells, those are the megaspore cells. They degenerate, they doesn't divide, but the left out cell, that is the megaspore, it remains functional in nature, and that the functional in nature megaspores further forms the embryo sac, that is the female gametophyte. So now we will study about the female gametophyte, that the three degenerated megaspore leaves the embryo sac and the functional embryo sac starts dividing mitotically and forms the two cell stage. So here now I'll rub it and just make the diagram of how the development of embryo sac takes place. So as you can see here, now the development starts of the embryo sac. अब embryo sac का development start होगा. जैसे कि हमने यहाँ तक देखा था कि जो तीन मेगास्पोर्स होते हैं, मतलब हेप्लॉइड मेगास्पोर्स जो होते हैं वो मेगास्पोर टेट्राड बनाते हैं. उसके बाद जो तीन अपर जो मेगास्पोर्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो लोअर मेगास्पोर होता है वो हमारा बेचारा बचता है, बेचारा नहीं मतलब बचता है वो, और लेफ्ट आउट होता है. तो वो क्या करता है, वो हमारा फंक्शनल रहता है और आगे जाके वो फर्दर डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है. ओके, so as you can see, I have made a diagram here, that is the one functional megaspore and three degenerated megaspores. First division takes place, that is the mitotic division, and when the first division takes place, it forms the two cell stage. Means with the division of this megaspore, two nuclei are formed, that is the two cell stage. And then further the second mitotic division takes place and it forms the four nuclei, means the four cell stage. And further the third mitotic division takes place and it's further divide, means the four cells then again divides and form the 8 cell stage. Here these four cells are arranged at the cheliza, and now what I told you that the megaspore divides, first division takes place and it forms the two cell stage, and then the cell further divides and form the 4 cell stage, and then it divides and forms the 8 cell stage, and then the 4 cell stage arranged at the cheliza and rest of the cells are arranged at the macropyle. As you can see, I have already mentioned here that these cells, some of the cells, means 4 cells are arranged at cheliza end and rest of the 4 cells are arranged at micropyle end. Then what happens, actually the
वन न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच रीजन मीन्स हर रीजन से एक एक न्यूक्लियाई जो होगा वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। लाइक जो 3 सेल्स होते हैं, इन 4 में से निकल के 3 सेल्स यहाँ अरेंज होते हैं हमारे चेलिजल एंड पे, और जो इनमें से निकल के एक सेल होता है वो यहाँ पहुँच जाता है, इसमें से निकल के यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि जो 2 सेल्स होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। जो ऊपर के 3 सेल्स होते हैं वो एंटीपोडल्स कहलाते हैं, नीचे के जो 3 सेल्स होते हैं वो सिनर्जिड्स कहलाते हैं। इनमें से जो बीच वाला सेल होता है वो हमारा एग सेल कहलाता है। और ये जो सिनर्जिड्स होते हैं इसमें मैंने यहाँ पे फर्दर आपको बना के भी दिखाया है। ये जो सेल्स होते हैं ये फर्दर हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनके अंदर बनते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो फिलीफॉर्म एपरेटस कहलाते हैं। ओके, सो here it completes the structure of development of embryo sac. Now we will study in detail that what is egg apparatus, what is antipodal cells, what is polar nuclei, and how many types of embryo sacs are there. Further we will continue with our next topic, that is the pollination. So up till here we will study from the pistil till the structure of the developed embryo sac, and in the next video we will be studying about the pollination. So let us start with the structure of the developed embryo sac. Students, so as you can see I have made the structure of developed embryo sac. It has 3 antipodal cells, the middle one that is central cell or the polar nuclei, and at the last in the micropyle it consists of the middle egg cell and 2 synergids, forming a finger-like projection called filiform apparatus. So moving on to the first, that is the egg apparatus. So I will just let you know what is egg apparatus. ये जो होता है 3 माइक्रोपाइलर सेल्स जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। ओके, सो इसके अंदर भी एक सेंट्रल सेल पाया जाता है जिसको एग सेल बोलते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स की। जो हमारे चेलिजल एंड पे जो सेल्स पाए जाते हैं वो हमारे सेल्स जो होते हैं एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। और अगर हम बात करें हमारे एग एपरेटस की, ओके, सो एग एपरेटस होता क्या है? एग एपरेटस जो होता है वो हमारे क्या कहना चाहिए, माइक्रोपाइलर एंड पे पाया जाता है। माइक्रोपाइलर एंड आप पूछेंगे कौन सा है? जहाँ पर आपको एग सेल और सिनर्जिड्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो जो हमारा है वो हमारा पार्ट जो है वो माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 सिनर्जिड्स पाए जाते हैं ऑन द साइड, 2 साइड सिनर्जिड्स, एंड द मिडिल वन इज द एग सेल। एग सेल ही एग एपरेटस फॉर्म करता है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं? एक एक्टिव सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, और हमारे एग सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बनाए हैं यहाँ पे डार्क डार्क कर कर। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस कहलाते हैं। अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है एग्जैक्टली इसका काम क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड पर ही क्यों पाया जाता है? ये क्या करता है एक्चुअली, जो पॉलन ट्यूब जो जब एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रहा होता है, मीन्स अंदर इंजेक्ट हो रहा होता है, इंसर्ट हो रहा होता है सिनेटिड्स के अंदर, तो वहाँ पर ये इसको हेल्प करता है पाथ में उसमें। ओके, अब एंटीपोडल सेल्स की बात आ जाती है। तो एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं? ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे चेलिजल एंड पे सिचुएटेड होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारा एंजाइम, स्टार्च, लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस के नरिशमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। मतलब अगर हम कम शब्दों में कहें तो एंटीपोडल सेल्स के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लाइक दे कंटेन एंजाइम्स, स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव पार्ट इन एब्जॉर्बिंग, वहाँ से नरिशमेंट लेते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल सेल की, एज यू कैन सी आई हैव मेड दिस सेल दैट इज सेंट्रल सेल और इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। तो जो हमारा सेंट्रल सेल होता है वो क्या काम करता है? हमारा जो सेंट्रल सेल होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, मतलब वो 2 न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ओके,
So it consists of 2 nuclear cells and it is present in the center of the embryo sac. ये हमारे embryo sac के center में पाया जाता है और क्या करता है, ये फ्यूज होके सिंगल डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाता है। यानी कि जब ये फ्यूज हो जाते हैं, पहले जब मैंने इसका डायग्राम बनाया था तो कैसे बनाया था, ये इस तरीके से बनाते हैं। ओके, जब ये फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि जब ये फ्यूज होंगे तो ये क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉयड होगा नेचर में, 2n होगा। ओके, और इट इज़ द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द एम्ब्रियो सैक, और इस पूरे एम्ब्रियो सैक में सिर्फ यही एक डिप्लॉयड होता है। हमारे हेप्लॉयड एंटीबॉडीज भी हमारे हेप्लॉयड होते हैं, हमारे सिनर्जिड भी हेप्लॉयड होते हैं, हमारा एग सेल भी हेप्लॉयड होता है, बस हमारा पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड होता है। ओके, सो अगर अब हम बात करें कि टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक कितने होते हैं, तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो कंट्रीब्यूट करता है ओके इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। उनमें से कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, वो जो 3 टाइप्स हैं वो सबसे पहला है बायोस्पोरिक। जैसे कि हमने आपको बता ही दिया था कि जब हमारा जो मेगास्पोर होता है वो एक फंक्शनल रह जाता है लोअर वन और बाकी 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, तो ऐसा जो ओव्यूल होता है या ऐसा जो एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक कहलाता है। ओके, एंड व्हेन द ओव्यूल और द एम्ब्रियो सैक टू गोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, जब उसके अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा ना तो वो क्या करेगा, डायड फॉर्म कर लेता है। यानी कि उसके अंदर 2 सेल्स बनते हैं और ये जो 2 सेल्स होते हैं ना, ये 2 सेल्स बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहलाते हैं। ओके, एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी मेंशन, यहाँ पे 2 जो सेल्स होंगे ना वो डीजनरेट होंगे और 2 जो होंगे वो फंक्शनल होंगे, तो वो बायोस्पोरिक कहलाता है। फिर बात आती है हमारी टेट्रास्पोरिक की। अब हमारे टेट्रास्पोरिक में क्या होता है, टेट्रास्पोरिक में क्या होता है, चारों ही जो सेल्स होंगे ना वो हमारे फंक्शनल होते हैं, यानी कि वो टेट्राड फॉर्म करते हैं और चारों ही सेल्स फंक्शनल होते हैं। तो ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसमें चारों सेल्स फंक्शनल होंगे वो टेट्रास्पोरिक कहलाएगा, जिसमें 2 फंक्शनल होंगे वो बायोस्पोरिक कहलाएगा और जिसमें सिंगल फंक्शनल होगा वो मोनोस्पोरिक कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक का, और उसके अलावा हमारा जो एम्ब्रियो सैक का जो टाइप्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कंप्लीट करेंगे, पॉलिनेशन कंप्लीट करेंगे। Okay, so in the next video we will be dealing with the pollination, agents of pollination, the outbreeding devices, and the most important, that is artificial hybridization. So for more details you can like, share and subscribe our channel, that is Raghav Tutorials. Thanks for watching.